हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कर रहे थे हम लोग क्रैश कोर्स 10th का बायोलॉजी का, है ना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं और आज जो टॉपिक लेकर आके आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और टॉपिक का नाम है श्वसन, है ना। श्वसन जिसको बोलते हैं आप क्या, रेस्पिरेशन, है ना। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। अच्छा, इसका नोट्स आपको जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और इससे यहाँ पे कम लिखे कुछ बता देंगे ऐसे ही हम, क्योंकि बोर्ड छोटा है पुराटेगा नहीं इसलिए कम लिखा हुआ है, लेकिन हम बोल देंगे, समझा देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आपको नोट्स डाउनलोड कर लेना है और आपको नोट्स मिल जाएगा कहाँ पे, जो चैनल है उसी के देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ होगा क्या, बाबू सोना बायोलॉजी क्लासेस, और उसका होगा क्या टेलीग्राम चैनल, उसी से आप जाके वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। ओके, हाँ तो शुरू कर रहे हैं क्या, श्वसन रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम कोई खाना खाए, जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज खाए, प्रोटीन खाए, वसा खाए, फैट खाए, ऑयल खाए, कुछ भी खाए, खाना खाए, तो खाते हैं क्यों, ताकि उससे हमको एनर्जी मिले, हमको ऊर्जा मिले, और उससे हम अपना ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने बॉडी को मूवमेंट करवाने में, बॉडी को चलने में, फिरने में, दौड़ने में, है ना, उसका यूज करते हैं उस ऊर्जा का। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा है वो बनता कैसे है, वही पढ़ना है श्वसन में। जो ऊर्जा बनता है वो श्वसन की क्रिया के द्वारा ही बनता है ना। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या होगा। देखिए, जब भी हम ग्लूकोज खाए तो कहाँ पे गया, आंत में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से जाता है कहाँ पे, वहाँ जाता है ब्लड चला जाता है कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड चला जाता है कहाँ पे, ब्लड लेके चला जाता है कहाँ पे, सेल में, कोशिका में, और बॉडी के हर एक कोशिका को ग्लूकोज दे के आता है, दे देता है ग्लूकोज। ठीक है, अब खाना तो हम खा लिए, ग्लूकोज तो मिल गया, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसमें कुछ चाहिए होता है, और जो चाहिए होता है आवश्यक चीज़ उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन, है ना। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको चाहिए क्या, ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन लेते हैं नाक से जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में, लंग्स में, और लंग्स से जाता है कहाँ पे, ब्लड के द्वारा जाता है कहाँ पे, वही भी जाता है कोशिका में। तो ग्लूकोज तो पहले से आ गया था और ऑक्सीजन आएगा, दोनों के संयोग से क्या होगा, दोनों में मिलेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के माइन से मिलेगा क्या, तो टूटेगा, और ग्लूकोज टूट के बनाएगा ऊर्जा, है ना। तो ग्लूकोज बना के टूट के बनाता है क्या, ऊर्जा। उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, यूज करते हैं क्या, ATP के रूप फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ऊर्जा बना है या ATP बना है। तो उसी ऊर्जा ATP को पढ़ना है कि इसमें श्वसन में। आइए देखते हैं पहले श्वसन की परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन। सबसे पहले देखिए, श्वसन का डेफिनेशन रट्टा आपको नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। श्वसन के डेफिनेशन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो हम क्या बोलते हैं श्वसन में, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिए अंदर बॉडी शरीर में, है ना, और शरीर से गया कहाँ पे, कोशिका में। फिर से सुनना, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिए कहाँ पे, बॉडी, फेफड़ा में जाता है, नाक के द्वारा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से जाता है कहाँ पे, बॉडी के हर एक कोशिका में। कोशिका में होता है क्या, उपापचय क्रिया। इसी उपापचय क्रिया के दौरान जो है ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा बनती है ना। तो ऊर्जा बनता है, इस ऊर्जा बनने के क्रम में वहाँ से निकलता है एक अनुपयोगी पदार्थ जिसको बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और वो क्या होता है, उसको शरीर से बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि वो अनुपयोगी है, तो उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो शरीर से बाहर निकालने की इस सब प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, श्वसन। एक बार श्वसन का डेफिनेशन फिर से सुन लो, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और कोशिका में मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद, उपापचय क्रिया होने के बाद बनने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ये सब सम्मिलित प्रक्रिया को, इस सब के साथ के संयोग को बोलते हैं क्या, श्वसन। ये श्वसन का डेफिनेशन है। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो एग्जाम में सिर्फ ही इतना लिख देना कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना और ऊर्जा का निर्माण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, क्या बोले, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना, शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस सब मिला के प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। बस इतना समझना, 3 काम लिखना है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे लिखे हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना, है ना, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। दूसरा में है कोशिका में उपापचय क्रिया, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय क्रिया करके ऊर्जा बनाना, तथा CO2, जैसे उपापचय क्रिया में बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 को शरीर से बाहर निकालना। इस सब सम्मिलित प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन, इसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन, है ना। तो ये लिखना है आपको क्या, श्वसन का डेफिनेशन, श्वसन का परिभाषा। ठीक है,
अगर ये 1 नंबर का परिभाषा 1 नंबर का पूछे तो सिर्फ परिभाषा लिखना है, अगर 2 नंबर का पूछ दे तो आपको इस परिभाषा के साथ साथ इस सूत्र को लिख देना है। ये जो रासायनिक फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसको लिख लेना है। 6 गो कण है ग्लूकोज का, 6C6H12O6 प्लस 6 गो है ऑक्सीजन 6CO2, और एंजाइम की उपस्थिति में बनाता है। देखो निकलता है इससे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है H2O है, और ऊर्जा ATP बनता है ना। तो ATP का तो हम लोग यूज कर लेते हैं। जल हमारे बॉडी में उत्सर्जन में बन जाता है, उत्सर्जन जब पढ़ा चुके हैं उसको जाकर वहाँ से कैसे कैसे जल निकलता है ना, बाय किडनी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन से संयोग करता है और बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर नाक फेफड़ा के द्वारा, नाक के द्वारा फिर बाहर हो जाता है ना। तो अगर 2 नंबर का पूछेगा तो आपको इस इक्वेशन को भी लिखना है, समीकरण को भी लिखना है, तब पूरा देगा 2 नंबर। कैसे 2 नंबर का नहीं देगा, 1 नंबर देगा, है ना। अब देखिए ग्लूकोज जो टूटता है वो 2 चरण में टूटता है ना। एक टूटता है, पूरा एनिमल में बोलते हैं, मानव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा एनिमल की बात कर रहे हैं। तो टूटता है 2 चरण में, कभी कभी वायु नहीं रहेगा, कभी कभी रहेगा, है ना। अब कब नहीं रहेगा और कब रहेगा समझो यहाँ पे। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, मानव है, बहुत तेज दौड़ रहा है, या बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है, हाँफने वाला, लगातार हाँ 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 सांस ले रहा है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी के सेल को कहीं कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज टूटेगा उसमें ऑक्सीजन नहीं ना रहा, तो वो टूटेगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो इस तरह के श्वसन को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। और जनरली सांस ले रहे हैं तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, तो इस तरह के श्वसन को बोलते हैं क्या, वायवीय श्वसन। तो इस प्रकार से श्वसन 2 प्रकार से होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अगर वायु के उपस्थिति में श्वसन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, वायवीय श्वसन। अगर वायु के अनुपस्थिति में टूट रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो यहाँ से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछता है कि दोनों में क्या अंतर है। कम से कम 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, जितना भी रहेगा हम 5 अंतर बता देते हैं, आपको याद रखना है 5 को। देखिए यहाँ पे लिखे हैं वायवीय, अवायवीय श्वसन लिखे हैं, और यहाँ पे लिखे हैं वायवीय श्वसन। ये दोनों में अंतर क्या है, पहले अवायवीय देखो, इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वही लिखे हैं ऑक्सीजन, कटकुट मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पूरा पूरा लिखना है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें अब वायवीय में क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट अम्ल में टूटता है ना। मतलब कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो टूटेगा ना, वो 3 कार्बन वाला पायरुवेट अम्ल में टूटेगा, है ना। देखो ग्लूकोज जो होता है ना, उसमें 6 गो कार्बन होता है, देखो तो C6 होता है ना, तो ग्लूकोज का क्या है, यहाँ पे भी 6 है ना। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला अणु है, उसमें 6 गो कार्बन है, तो बनता है उससे के 3 गो कार्बन वाला 2 गो पायरुवेट अम्ल बनता है, तब ना 6 कार्बन पूरा होगा, है ना। तो याद रखिएगा, उससे बनता है अवायवीय श्वसन में क्या बना, पायरुवेट अम्ल बना, वो भी कई गो, तो 2 गो बना, ठीक है। जबकि इसमें वायवीय श्वसन में क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल टूटता है, और पायरुवेट अम्ल टूट से बनकर क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो अवायवीय श्वसन में क्या बना, पायरुवेट अम्ल, जबकि वायवीय श्वसन में क्या बना, ऊर्जा बना, है ना। तीसरा अंतर ये है कि अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन जो होगा कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव में, जबकि वायवीय श्वसन जो होगा वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। कभी पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र में ही एटीपी बनता है ना। तो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला अंतर है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण। देखिए अवायवीय श्वसन जो है, ग्लूकोज सही टूटता नहीं है, देखो तो यहाँ पे ऊर्जा बना क्या, है ना। अगर बनता भी तो कम बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है ना, क्योंकि बन जाता है क्या, पायरुवेट अम्ल, तो कम मात्रा में बनता है। तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, ग्लूकोज का इसमें होता है जो आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें पूरा पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है और पूरा पूरा एनर्जी, ऊर्जा बन जाती है, ठीक है। दूसरा है, इसमें कम ऊर्जा बनता है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, पायरुविक अम्ल में, है ना। तो इसमें ऊर्जा बनेगा क्या, कम बनेगा, जबकि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा बनता है, ठीक है। अगर ये अवायवीय श्वसन ईस्ट में हुआ, अगर ये अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो याद रखना, किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है,
ईस्ट में होता है, जो वायु के अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। तो याद रखना किण्वन प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना कहलाता है किण्वन, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और ये होता है किसमें, ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो बनेगा क्या, वो बन जाएगा इथेनॉल बनेगा। क्या बन जाएगा, इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो अगर ना किण्वन पर ये भी सवाल पूछता है कि किण्वन प्रक्रिया जो होती है उसमें कौन सा गैस निकलता है, तो कौन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना यहाँ से। ठीक है, अच्छा यही होगा मानव में। अगर आप वायु शोषण होता है मानव में, अभी बोले थे कोई हाथ रहा है जल्दी से, पूरे बॉडी के सेल को मान लेते हैं मेरा हाथ ये है, पूरा तेज से काम कर रहे हैं, हाथ के इस सेल में जो है पहुंच नहीं पा रहा है ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज तो ऑक्सीजन तो नहीं मिला, तो अब अवशोषण हो जाएगा वहाँ पे, है ना। इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, ऊर्जा नहीं बन के लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। ऊर्जा नहीं बन पाएगा, क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। और जहाँ जहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनता है ना, वहाँ वहाँ पे दर्द होता है, मांसपेशियाँ सही से काम नहीं कर पाता, तो हम बोलते हैं कि दर्द हो रहा है ना। इसीलिए कोई वर्कर जो कुदार चला कर आता है या बहुत तेज रनिंग करके आता है, तो उसके कुछ सेल्स को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं मिल पाता है। ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, क्या ग्लूकोज बना लेगा क्या, लैक्टिक अम्ल। ऊर्जा नहीं बना, क्या बना लेगा लैक्टिक अम्ल, है ना। और हम दौड़ने का क्या करते हैं, थकान महसूस करते हैं इसी कारण से। ठीक है, अच्छा इसमें वायु शोषण में क्या होगा, अधिक से अधिक ऊर्जा बनेगा और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ साथ जल भी बनेगा। देखिए तो यहाँ पे लिखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा बन रहा है। तो वायु की उपस्थिति में सारे बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा भी बनेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। इसमें अंतर वायवीय और आवेमीय, अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अगर अंतर पूछा तो यही पूछेगा, वायवीय और अवायवीय में अंतर क्या होता है श्वसन में। ठीक है, इसके आगे आते हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव बनेगा, नीचे जो क्वेश्चन है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से हम पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव को अलग से लिख दिए हैं, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा उसको अलग से लिख दिए हैं, है ना। तो इसको अलग से लिखा हुआ, ये अलग से लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाला है उसको हम अलग से लिख दिए हैं नीचे में, तो उसको अलग से देख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखे हैं पौधों में श्वसन जो होता है, पौधा में श्वसन जो होता है उसका कौन कौन सा अंग है। जैसे मानव में तो बोल दिए क्या, मानव में ये होता है लंग्स होता है, फेफड़ा होता है श्वसन अंग, नाक भी होता है, नाक से आता है। मेन अंग कौन है, श्वसन फेफड़ा है मानव में। लेकिन पौधा में कौन है, तो पौधा में अगर एक ऑप्शन रहे तो बोलना रंध्र, अगर एक ऑप्शन रहे तो बोलना क्या, रंध्र। लेकिन नहीं, अगर ऑप्शन नहीं रहे, लिखा रहे कि पौधे के श्वसन अंग का नाम लिखें, तो सबको लिखना है, रंध्र भी लिखना है, वातरंध्र भी लिखना है और मूल रोम भी लिखना है। रंध्र जो होता है, पत्ती में जो स्टोमेटा होता है उसको बोलते हैं रंध्र, है ना, पत्ती में होता है। वातरंध्र जो होता है ये स्टेम में होता है, तना में होता है। तना के द्वारा भी बहुत कम मात्रा में लेकिन ऑक्सीजन वायु जाता है उसके अंदर, है ना, तो वातरंध्र भी होता है। और ये जो मूल रोम है, जैसे मान लेते हैं कि ये जड़ है, तो जड़ जो बहुत पतला सीधा रहता है, जड़ का बहुत पतला वाला देखे होंगे रहता होगा जड़ में, है ना, जो ऐसा उसको बोलते हैं मूल रोम। तो इसी यही है मूल रोम। मूल रोम से भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, जाता है अंदर, है ना। तो इसमें श्वसन अंग सारे हो जाएंगे, रंध्र, वातरंध्र, मूल रोम। ठीक है, याद रखना पौधे में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है, गैस का परिवहन नहीं होता है, इसमें सिर्फ जल और भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी तरह के गैस का परिवहन इसमें नहीं होता है ना। इसलिए पौधे में जो होता है फूड प्रोसेस का काम जो होता है, ऊर्जा बनने का काम जो होता है, एनर्जी जो बनने का काम होता है, बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ये आपको करना है। प्राणी और पौधा में ये बहुत बड़ा अंतर है कि पौधा में जो है ना गैस के परिवहन के लिए कोई आवश्यक अंग नहीं है, जबकि मानव में या किसी प्राणी में अंग होता है ना। और इसीलिए उसमें एनर्जी बहुत धीरे धीरे बनता है, मानव में या किसी भी प्राणी में, एनिमल में बहुत तेजी से बनता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न अकशेरुकी जीव जो होता है उसमें श्वसन अंग कौन कौन सा है। जैसे मान लो कोई एक कोशिकीय जीव है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव हो गया किसी तरह का ईस्ट हो गया, कवक हो गया, है ना। तो इस तरह के अगर कोई जीव है तो उसका श्वसन अंग क्या हो जाएगा, याद रखना उसमें श्वसन अंग कोई स्पेशल नहीं होता है ना। उसका जैसे मान लो कि एक कोशिका है तो कोशिका के से ही इसका जो होता है, इसका जो स्किन होता है ना, इसी से हवा अंदर प्रवेश कर जाता है, ऑक्सीजन, है ना, इसी से अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है और पूरे सेल में फैल जाता है। ये कुछ तरह भी करता है। तो इस तरह से इसमें बोलना कि शरीर की सतह से विसरण के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है ना।
ठीक है, आज यहाँ लिख दिया अमीबा पैरामीशियम में किसे होगा, विसरण क्रिया द्वारा होता है श्वसन। अगला क्वेश्चन है कीट। कीट जो होता है उसमें स्पेशल श्वसन अंग होता है ना। कीट में होगा क्या, श्वास नली। श्वास नली को ही बोलते हैं इंग्लिश में ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया बोलते हैं श्वास नली। क्या होता है श्वास नली, क्या होता है, देखिए जैसे मान लो कोई बड़ा को जीभ है या छोटा को जीभ है, कीट मतलब छोटा को जीभ है, तो बाहर में जो रहेगा ना बड़ा को पाइप जैसे खुलेगा, पाइप जैसा स्ट्रक्चर खुलेगा। देखो यहाँ पे बताते हैं हम, जैसे यहाँ पे है ये एक ऐसे पाइप गया हुआ है इस तरह से ऐसे, है ना। तो जो बाहर का सबसे मेन स्ट्रक्चर ये है ना, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैकिया, श्वास नली। और यही ट्रैकिया आगे जाके कई सारे भागों में बट जाता है इस तरह से। देखिए तो कई सारे भागों में बट गया, है ना। तो देखिए तो आगे जाके कई सारे भागों में क्या हो गया, बट गया। एक नली गया था, 2 होते, 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से यहाँ शुरू होता है मोटा गो और अंदर में आके बहुत पतला पतला महीनलिका में बट जाता है। तो जो शुरू में है इक्के गो उसको बोलते हैं ट्रैकिया। जो आगे जाके कई भाग में बट गया उसको बोलते हैं ट्रैकियोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, श्वास नली। इसको बोलते हैं श्वसनिका बोलते हैं हिंदी में, ट्रैकियोल बोलते हैं, है ना। तो कीट में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, ट्रैकियोल सिस्टम से होता है ना। और यही ट्रैकिया, यही जो है हवा का नली जो है प्रत्येक कोशिका से सटा हुआ रहता है। वहाँ पे जैसे मान लो कि गया कहीं पे कोशिका है, यहाँ से गया, यहाँ पे ऑक्सीजन चल जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाकर फिर बाहर निकल जाएगा, इसी से बाहर निकल जाएगा। तो ये परस्पर होता है किसमें, कीट में, ठीक है। तो कीट में से कौन हो जाएगा, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मधुमक्खी हो गया, मकड़ी हो गया, किसी भी तरह के कीट आएंगे, है ना। तो किसका उसका श्वसन अंग कौन हो जाएगा, श्वास नली। उसको बोलते हैं क्या, ट्रैकिया। एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, टिड्डा और तिलचट्टा। किसी भी तरह के कीट, मक्खी हो गया, मकड़ी हो गया, मधुमक्खी हो गया, सारे कीट में आते हैं, ठीक है। अगला है जलीय जीव। जैसे आप मान लो कोई जीव जल में रहता है, जैसे मछली हो गया और बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। तो उसका श्वसन अंग कौन है, उसका जो श्वसन अंग रहेगा वो रहेगा कौन, क्लोम। क्लोम को ही बोलते हैं इंग्लिश में गिल्स। तो क्लोम और गिल्स एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है ना। देखो क्लोम जो होता है मछलियों में आप कभी पढ़े होंगे, कभी काटने गया होगा मछली में, तो वहाँ पे क्या रहता है, क्लोम जो रहता है लाल तरह के दिखेगा आपको, इस तरह से अस्तर बना हुआ रहता है, ऐसे 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 लाल बना हुआ रहेगा अस्तर, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये रेड रहता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा फंक्शन होता है कि जिसे मान लो कि यहाँ से वायु पास हो रहा है, तो बाहर से तो क्या जाएगा, जलीय वायु जाता है, उसमें जलीय वायु जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ से क्या गया, सब वायु गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ ऑक्सीजन रह पाता है, बाकी सब हवा बाहर में ही रह जाता है, फंस जाता है ना। यही जो यंत्र है उसको बोलते हैं क्या, गिल्स। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और यहाँ से ऑक्सीजन चल जाता है कहाँ पे, इसके चल जाता है कहाँ पे, इसके लंग्स में चल जाता है। इसमें भी लंग्स होता है ना अंदर में। और वो क्या करता है, सॉरी लंग्स नहीं, हार्ट में चल जाता है। हार्ट क्या करता है, पंप कर देता है, तो पूरे बॉडी में चल जाता है, ब्लड के साथ मिलके चल जाता है। लंग्स नहीं, इसमें क्या हार्ट होगा, हार्ट पंप करता है तो चल जाता है पूरे बॉडी में। तो इस तरह से होता है किसमें, मछली में, गिल्स, है ना। बात कर लेते हैं पक्षी, सरीसृप, मानव। इसके अलावा जितने भी होंगे, जैसे कोई पक्षी हो गया, मानव हो गया, कोई सरीसृप हो गया, घड़ियाल हो गया, है ना। इस तरह के किसी भी कोई भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी रहेगा ना, तो उसका जो श्वसन अंग है वो कौन है, फेफड़ा है, लंग्स जिसको बोलते हैं। लंग्स 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट, है ना। तो देखना क्या होता है इसमें, इस सबका क्या हो जाएगा, किसी भी रहेगा, कोई भी पक्षी रहे, सरीसृप जो रेंग के चलता है, रेप्टिलिया जिसको बोलते हैं, कोई मानव हो गया, है ना। तो इसका श्वसन अंग हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है मेढक। जो मेढक आप बोलिएगा सर, मेढक तो दोनों में रहता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो मेढक का जो श्वसन अंग है वो कौन है, मुख अस्तर। ये क्या करेगा, इसमें देखो पहले सुन लो, मेढक में मुख अस्तर है, लंग्स होता है और त्वचा भी होता है। इसका श्वसन अंग 3 तरह का है, सोच लो इतना ये क्रिएचर वास्ट है। इसमें मुख अस्तर भी होता है। देखो क्या करता है ना, मेढक को जब बाहर आएगा जिसमें पानी नहीं रहेगा ना, तो क्या करेगा, मुंह को ऐसे गड़ले रहेगा पूरा नीचे, मुंह को क्या करेगा, गड़ले रहेगा नीचे की तरह। जब मुंह को ये नीचे का लेता है ना, तो इसका जो अंदर का जो पार्ट है, जो कंठ साइड है, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका शेप बड़ा हो जाता है और वहाँ से हवा आसानी से पास हो जाता है ना। तो वहाँ से उस तरह से श्वसन करता है, वो ऐसे भी श्वसन करता है। इसको बोलते हैं मुख अस्तर। लंग्स भी होता है इसमें। जो मेढक बड़ा हो चुका है, पूरा उछल रहा है थी स्थल पे, वो क्या हो जाए, उसमें लंग्स श्वसन होगा। और कुछ जो मेढक जो बच्चा रहता है
है ना, उसका जो है त्वचा से ही विषम प्रक्रिया द्वारा श्वसन हो जाता है ना। उसका त्वचा जो होता है बहुत स्किनी, बहुत पतला होता है, तो उससे भी श्वसन हो जाता है। तो तीनों रखना है इसमें, मेंढक में तीनों। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आता है बात, वो आता है मानव के श्वसन अंग का, कि मानव में श्वसन अंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं मानव की, तो यहाँ पे आइए मानव की बात करते हैं, है ना। मानव में श्वसन अंग कौन कौन होता है, क्या जिससे पूछेगा अगर आपसे कोई कि मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन है, तो सीधे बोलना लंग्स, फेफड़ा, कोई इधर उधर नहीं, लंग्स, फेफड़ा जो है मुख्य श्वसन अंग है। लेकिन फेफड़ा के अलावा कई सहायक अंग भी है श्वसन में, है ना। तो सहायक अंग में से कौन हो जाएगा, एक तो नोज हो जाएगा, ये नाक, है ना, नाक हो जाएगा, है ना। लंग्स हो जाएगा, मेन तो लंग्स ही है, और एक नाक हो जाएगा, है ना। और ब्लड वेसल्स भी जो है ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो भी सहायक है वो। ठीक है, आइए देखिए कैसे कैसे शुरू करते हैं। जो सबसे टिप पॉइंट है नाक है, जो नाक के जो दो छेद है ये वाला, है ना। तो नाक के जो छेद है ना, उसको बोलते हैं नासा छिद्र, उसको क्या बोलेंगे, नासा छिद्र, है ना। और नासा छिद्र में देखना, तुम्हारे नाक में, नाक के अंदर जो है ना बाल होता है, बाल, है ना। वो क्या करता है, धूल कना रहा है, कोई कीटाणु जा रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, और नाक के अंदर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो उसको जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्म, चैम्बर बोलते हैं। चूँकि नाक का चैम्बर है तो उसको बोलते हैं नेजल चैम्बर, नासा वेस्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस होते हैं जो बहुत गाढ़ा होता है ना। अगर कोई कीटाणु नाक के बाल से बच के चल गया, तो जाके म्यूकस में लसलसा जो पदार्थ होता है उसमें जाके फंस जाएगा, मतलब कि अंदर जाने नहीं देगा, है ना। एक तो ये हो गया। और म्यूकस का इससे भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे मान लेते हैं कि बाहर में बहुत टेम्परेचर हाई है, 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया है, तो हमारा बॉडी तो टेम्परेचर 45 डिग्री 50 डिग्री नहीं हो पाएगा, उतना तो हमारा खून उबल जाएगा, है ना। तो उसको जो है ना तापमान को सही संतुलित करने के लिए नाक का जो लंबा पाइप होता है ना, उसी लंबा होता है ना। देखो नाक से यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, फिर डंडी होते 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 यहाँ पे आएगा, है ना। इसलिए बहुत लंबा है ताकि ताप को कंट्रोल कर सके। जैसे ठंडी है, मान लो ठंडी, बाहर का तापमान बहुत मतलब नीचे चल गया, मान लो जम्मू कश्मीर चल गए कभी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत कम गया हुआ है, 0 डिग्री से भी कम गया हुआ है, तो वहाँ पर बर्फ़ जम ही जाएगा तुरंत, है ना। तो बर्फ़ नहीं जमता है, वहाँ पर कैसे लोग रहता है, तो क्या करता है, नाक में अंदर जो है टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, और वायु को जो भेजता है अंदर फेफड़ा में, वो कंट्रोल करके भेजता है ताकि हमारा बॉडी उससे कुछ हानि नहीं हो। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, नासा बेस में जो लंबा रहता है वो, और उसके अंदर जो म्यूकस रहते हैं वो। ठीक है, आगे देखो नाक में अंगुली डालेगा तो दोनों नाक अलग अलग भाग में है, एक ये है एक इधर है ना। तो ये जो बीच का जो पट्टी है, बीच में इधर जो पट्टी दिख रहा है वो क्या है, उसको बोलते हैं पट्टिका बोलते हैं, है ना। उसको सेप्टम बोलते हैं, नाक का सेप्टम है तो नेजल सेप्टम बोलते हैं, है ना, वो पट्टिका उसको बोलते हैं। आगे आते हैं प्रग्रान, आगे जब जाते हैं ना नाक के अंदर की ओर घुसते हैं, चैम्बर में घुसते हैं, बेस में घुसते हैं, तो जो अच्छा ये प्रग्रान जो है ना, शुरू नासा छिद्र से होकर के जहाँ तक बाल है, अंदर में पूरा बाल नहीं रहता है, हाँ, जहाँ तक बाल है उस क्षेत्र को बोलते हैं प्रग्रान क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रग्रान क्षेत्र। जब आगे बढ़ते हैं तो आता है म्यूकस वाला भाग, जहाँ पे म्यूकस भर कर रहता है ना, और उस क्षेत्र को बोलते हैं घ्राण क्षेत्र, है ना। देखो उसके ऊपरी भाग जो है, जैसे नाक का ये भाग है ऐसे है, तो इसके जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं घ्राण क्षेत्र, और जो निचला भाग है उसको बोलते हैं श्वसन क्षेत्र, है ना, श्वसन क्षेत्र। यहीं पे रहता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं उसको, ओल्फैक्टरी रीजन, है ना। इसका एक और नाम है जैकबसन अंग भी नाम है, जैकबसन अंग, है ना। वो पहली बार साइंटिस्ट का खोज किए थे जैकबसन नाम के, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, जैकबसन अंग। वो अंग क्या करता है, चीज़ों को सूंघने का काम करता है ना। यहाँ पे रहेगा, और मुख से भी यहाँ पे एक छिद्र खुल रहता है, जैसे मुख ये वाला है, मुख ये वाला है ना, तो यहाँ से छिद्र खुल रहता है। तो नाक से कोई हवा जाएगा तब वो खराब, और मुंह से कोई हवा खराब जाएगा या खाना खराब जाएगा तब वो ये क्या करेगा, सूंघ लेगा यहाँ से। तो सूंघने की शक्ति होती है किसमें, ओल्फैक्टरी क्षेत्र में। ठीक है, आगे जो भाग आता है नाक का वो ऐसे रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है थोड़ा सा, है ना। तो जो टेढ़ा मेढ़ा भाग है उसको बोलते हैं क्या, कांची बोलते हैं टेढ़े मेढ़े भाग को। अगला भाग जो आता है उसका फेरिंग्स आता है, जहाँ पे भोजन भी जाता है और हवा भी जाता है, दोनों का कॉमन नली है, दोनों नली में दोनों रहता है वो, है ना। वहाँ पे भोजन भी जाएगा और हवा भी जाएगा, कॉमन नली है वो। उस भाग को बोलते हैं क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे बढ़ते तो मिलता है एपिग्लॉटिस।
देखो फायरिंग्स हो गया तुम्हारा ये, है ना। और आगे जब बढ़े तो इसका नाम है क्या, ये जो कंठ जो ऊंचा भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। जो कंठ उचका है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, है ना। और उचका पर एक ढक्कन लगल रहता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो ढक्कन इसलिए लगल रहता है कि जिसे हम खा भी रहे हैं बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं बोल भी रहे हैं। तो खाते समय कण जो है, भात चावल जो है, उस इस नली में ना आ जाए, है ना। लैरिंग्स में नहीं आ जाए, इस नलिका में नहीं आना चाहिए। विंड पाइप इसको बोलते हैं, इसमें नहीं आना चाहिए। इसको रोकने के लिए रहता है क्या, एपिग्लॉटिस। इसका ढक्कन है, जैसे मान लो कि ये ग्लॉटिस है ना, तो इसका यहाँ पर ढक्कन लगल रहता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जो कंठ उभरा हुआ भाग है उसको बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये दोनों ये अक्सर यूज देखा होगा कि लड़का जो है, लड़का में कंठ रहता है बड़ा गो, लड़की में कंठ बहुत रहा भी नहीं करेगा, छोटा रहेगा, बंदा धासल रहेगा, पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो होता है बड़ा छोटा होता है, वो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है सिर्फ लड़कों में होता है, मर्द में होता है, लड़कियों महिलाओं में नहीं होता है ना। इस कारण से उसका जो कंठ जो है बड़ा नहीं होता है, और जिसका कंठ बड़ा नहीं होगा उसका आवाज़ पतला रहेगा, है ना। इसलिए लड़की लोग का आवाज़ का बहुत पतला रहता है ना। हम लोग को सब पूरा हाँ हाँ बोलते हैं, जैसे लगता है कि बड़का को भोया बाजा बज रहा है डीजे वाला, वैसा बोलते हैं। लेकिन लड़की बोलिए कैसे पूरा महीन एकदम चुनी टाइप का, है ना। तो इस तरह से, हाँ, कारण इसका क्या है, ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस। अच्छा, इसी को बोलते हैं क्या, विंड पाइप। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस और लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस और लैरिंग्स के पूरा को मिला देते हैं विंड पाइप बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, लैरिंग्स। और लैरिंग्स से जिसे नीचे आए, यहाँ पे देखो बलय दिख रहा है, ये बलय टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बलय, है ना। तो जहाँ पे बलय दिख रहा है दिख रहा होगा उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा। और ट्रैकिया देखो यहाँ पे आके जैसे ही लंग्स में इन किया, घुसा, दो भाग में बट गया। तो जैसे ही ट्रैकिया दो भाग में बटता है, दो भाग में बटे, तीन भाग में बटे, चार भाग में बटे, उसको बोलते हैं ट्रैकियोल, है ना। तो आगे कई सारे ट्रैकियोल है, प्रथम ट्रैकियोल है, द्वितीय ट्रैकियोल है, तृतीय ट्रैकियोल है, इस तरह का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आया क्या, ट्रैकिया, और आगे यहाँ पे हो गया देखो ट्रैकियोल। अब ट्रैकियोल जो है कई भाग बटा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे नहीं बांटे लेकिन यहाँ पे बांट दिए हैं। देखो तो एक आया, यहाँ पे एक अलग हो गया, फिर यहाँ पे आया दो हो गया, यहाँ पे आया तीन हो गया, यहाँ पे आया चार हो गया। इस तरह से कई सारे भाग में बटे हुए रहते हैं, है ना। और जो सबसे लास्ट में रहता है, यहाँ से हवा यहाँ पे आया और यहाँ पे आई, ये क्या है, इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। इसको क्या बोलते हैं, वायुकोश बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। यहीं पे आता है और यहीं पे लगा हुआ है क्या, यहाँ पे जैसे मान लो तो लगा हुआ है क्या, ब्लड वेसल्स लगा हुआ है, इसमें रक्त बह रहा है ना। तो विषम प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, रक्त ऑक्सीजन जो है यहाँ चलाएगा, ब्लड में चलाएगा, ब्लड में आके ब्लड के हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके बना लेगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जुट जाएगा, है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, उससे ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके जुट जाता है। आप पढ़े ना संयोग, है ना। तो वही बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो पूरे बॉडी में ब्लड घूमते रहता है, पूरे ब्लड के बॉडी के सेल को देता है ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक टर्म लिखे हैं श्वासोच्छ्वास। टर्म लिखे हैं क्या, श्वासोच्छ्वास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रीदिंग बोलते हैं। ये श्वसन था, रेस्पिरेशन, ये श्वासोच्छ्वास है, ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, है ना। ब्रीदिंग क्या होता है, देखो ब्रीदिंग दो टाइप के होते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं अंदर, जैसे बोले सांस लिए हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेल। इसको क्या बोलते हैं, इनहेल, प्रश्वास बोलते हैं उसको। और जैसे हम सांस छोड़े, हाँ, सांस छोड़े तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास बोलते हैं, प्रश्वास इनहेल श्वास अंदर लेना, और उच्छ्वास सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना, है ना। तो प्रश्वास और उच्छ्वास दो टाइप के होते हैं, श्वासोच्छ्वास, और दोनों मिला के बोलते हैं क्या, श्वासोच्छ्वास। तो प्रश्वास में क्या होता है, सांस अंदर लेते हैं, और उच्छ्वास में सांस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो नाक से अंदर ले लिए, आ गया कहाँ पे, लंग्स में। अब देखो जब लंग्स में जब सांस आएगा, हवा भरेगा लंग्स में, है ना, हवा इसमें भरेगा। देखो तो कुछ आप देखना, यहाँ पे जब हवा भरा तो सांस, ये चेस्ट जो है फैलाना यही होता है। क्या होता है, यहाँ पे जैसे हवा आया तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे भरेगा, पूरा हवा भरेगा, तो ये सब क्या होगा, फैलेगा, ये सब क्या होगा, फैलेगा, है ना। और पूरा फैलता है तो क्या होता है, ये तो पूरा मुलायम पार्ट है,
ये तो अंदर निकलेगा नहीं। तो क्या होता है, इसके ऊपर ऊपर मुझे लगा हुआ होता है। जैसे मान लो कि ऐसे लगा हुआ है, क्या ऐसे लगा हुआ रहता है रिब्स केज, ऐसे लगा हुआ होता है क्या, पसलियाँ लगा हुआ रहता है। इस तरह से लगा होता है क्या, पसली। यहाँ पर छुइए तो ऐसे उच्चा गड्ढा मिलेगा हल्का हल्का, है ना, वो क्या है, पसलियाँ हैं, उसको बोलते हैं रिब्स, है ना। तो ये रिब्स जो है ये क्या करता है, थोड़ा सा फैलता है, आगे की ओर निकलता है, आगे निकलता है, ताकि यहाँ पे जगह बने, ताकि हवा आसानी से अंदर जाए, है ना। दरवाजा हवा आगे नहीं करेगा अंदर, है ना। तो अंदर के आयतन को कम करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी, अंदर के आयतन को बढ़ाने के लिए इसको आगे निकालते, बड़ा करते, ताकि अंदर का आयतन बड़ा हो जाए, तब बाहर से आसानी से हवा अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा इसके अलावा ये तो हो गया। इसमें क्या होता है, जब देखो, जब प्रश्वास होगा, मतलब कि श्वास को अंदर लेंगे, तो रिब्स के जो है पसलियाँ क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, एक बात। दूसरा बात, ये जो है ये डायाफ्राम है, ये क्या है, ये जो बनाए हैं ये क्या है, डायाफ्राम है ना। ये अमाशय के ऊपर लगा हुआ रहता है और इसको सपोर्ट करता है, लंग्स को, और इसके यहाँ पे ये हार्ट है उसको भी, है ना। ये क्या होता है, जब सांस लेते हैं ना, तो ये नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अलग ना, अगर सांस लिए हम तो कैसा हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा। लेकिन जब सांस नहीं ले रहे हैं, जब सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको पचकना चाहिए ना, पचकेगा ना ये, तो पचकेगा तो जो क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर, है ना। तो उसको बोलते हैं शंक्वाकार, सॉरी गुंबदाकार, गुंबद क्या करके हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है। तो इसका आयतन कम जाता है, तो सांस बाहर निकल जाता है आसानी से, है ना। तो इसका भी बड़ा काम है ना। उसके अलावे जो हमारा अमाशय है वो नीचे की ओर सरकता है हल्का सा, जो सांस लेते हैं तो नीचे जाता है, ताकि इसका आयतन बढ़े। जैसे हम सांस लिए तो क्या होगा, ये रिब्स के आगे निकला, डायाफ्राम क्या हो गया, नीचे गया। जैसे ही डायाफ्राम नीचे गया तो जो अमाशय है वो भी जाएगा कहाँ पे, नीचे की ओर। तीन बात रखना, है ना, तीनों बात, तभी क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा और हवा आसानी से अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रश्वास। ये सब किस में होता है, प्रश्वास में। अब देखो, प्रश्वास में यहाँ पे शुरू हो गया प्रश्वास, हम हवा को लिए कहाँ पे, नाक से लिए कहाँ पे गया, लंग्स में। लंग्स में जो है ना, क्या हो गया, यहाँ से तो पूरा हवा आया था, वातावरण में जितना हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितना भी हवा है, पूरा का पूरा हवा आ गया। लेकिन एल्वियोलाई से प्रासंगिक क्रिया द्वारा क्या जाता है, हमारे बॉडी में सिर्फ जाता है ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही जाता है ना। तो लंग्स से क्या गया, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन गया। कहाँ पे ऑक्सीजन गया, ब्लड में। और जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन में गया, क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रतिक्रिया करके। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन धमनी से होकर करके रक्त के द्वारा रक्त में घुस गया, रक्त में चल गया, और धमनी से होकर कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी सेल में जाएगा। यहाँ बनाए हैं सेल, ये बना हुआ है क्या, सेल बना हुआ है ना। अब सेल में आएगा तो सेल में क्या होगा, इसमें पहले से खाए हुए हम खाना, क्या, ग्लूकोज। ये क्या होगा, ग्लूकोज आके टूटेगा, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, पहले बता चुके हैं, जब ग्लूकोज टूटे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। तो यहाँ पे सेल में आया क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे पहले से था क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का उपापचय होगा, टूटेगा और बनाएगा क्या, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा बनेगा उसका हम लोग यूज कर लेंगे, चलने में, फिरने में, कोई काम करने में। उस ऊर्जा का प्रयोग तो हो गया, वहाँ पे बच गया क्या, जल। जल जो है किडनी के द्वारा बाहर निकाल देता है मूत्र के रूप में, ठीक है। और बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस है। ये क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, फिर से इससे निकल के आ जाएगा, किस में, सेल से निकल के आ जाएगा, फिर से किस में, रक्त में ही, ब्लड में ही आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करेगा हीमोग्लोबिन से तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों याद रखना है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा कहाँ पे, सिरा में। सिरा से कहाँ बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त लंग्स में, और लंग्स से फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, उच्छ्वास, है ना, एक्सपायरेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था क्या, श्वसन। श्वसन में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, है ना, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। इससे अलावा इससे बहुत बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, यहाँ पे समझा दिए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ में डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमारे चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है बाबू सोना बायोलॉजी क्लासेस, है ना। तुम लोग बाबू है ना, है तो इसलिए नाम रख दिए हैं बाबू सोना, है ना। तुम लोग के घर में बोलते होंगे बाबू रे सोना रे, है ना, इसलिए नाम है, और कोई बात नहीं है। ठीक है,
तो इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और बढ़िया एग्जाम दो रे बच्चा सब।